अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना बात से बात राहिला के साथ। और आपको पता है कि हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात करवाएं एक नए मेहमान से। और जहाँ तक सवाल है हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आपकी राय हमें मिल रही है। थैंक यू सो मच आपकी पसंदीदगी का और इस प्रोग्राम को देखने का। और जहाँ तक सवाल है इस प्रोग्राम का, मेरी कोशिश होती है कि मेरे वो जितने मेहमान इस प्रोग्राम में आएँ, किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत का इजहार होता हुआ नज़र आए। जी हाँ, अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत करना और पाकिस्तान की चीज़ों को दुनिया भर में रोशनास कराना यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है और हमारी पहचान भी है। तो मेरी कोशिश थी कि इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में ऐसी ही मेहमान शख्सियात को बुलाया करें जिनका हवाला पाकिस्तान का हवाला हो। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का एक हसीन तरीन ख़ित्ता है। जी हाँ, वहाँ पर जहाँ हमें खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ नज़र आती हैं, बहते हुए झरने नज़र आते हैं। बल्कि ख़ास तौर पर एक जगह मैं रुकी थी, जब मैं वहाँ गई, तत्ता पानी। जी हाँ, तो ख़ुद ब खुद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन ख़ास बात है वहाँ की शाहराह कराकरम। जी हाँ, दुनिया का 8वां अजूबा भी है। और फिर साथ साथ वहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले भी मिलते हैं। और ये वो हसीन वादी है कि जिसे देखकर इंसान मशहूर और मबहूत रह जाता है। इसी हवाले से हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत है, उनका ताल्लुक़ इसी इलाके से है और वो रहते हैं अमेरिका में भी हैं और वहाँ भी रहते हैं और यहाँ रहते हुए अपने मुल्क को और ख़ास तौर पर उस इलाके को दुनिया भर में मुतारफ़ कराते हैं। और बहुत ही हमें देख के खुशी होती है कि उनका नाम जिसके साथ मोहम्मद नसीम ही नहीं बल्कि गिलगिती भी लगा है। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहम्मद नसीम गिलगिती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे बुलाया। हाँ। और जो मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान के उस हसीन वादी को फिर से मुतारफ़ कराऊं और लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान कितना हसीन है। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे अच्छी बात ये लगी ख़ास तौर पर कि आप मेरे लिए ये इतना प्यारा खूबसूरत सा ये जो पर वाला जो टोपी का स्टाइल है ये साथ लाए, अपनी ड्रेसिंग साथ लेकर आए और ख़ुद ब खुद हमें लगा कि हम लोग जो हैं वो एक गिलगित का खूबसूरत सा हिस्सा भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी शिनाख्त है। हाँ। और हमारे कौमी लिबास भी है। हाँ। आजकल तो वहाँ गिलगित में ट्रैफिक पुलिस वालों को उनको भी ये पहनने को देते हैं। ये उनकी वर्दी का एक हिस्सा है। अच्छा। वो पर के साथ टोपी जो है ना, गिलगित ट्रैफिक पुलिस वालों ने पहनना मस्त हो गया है। देख लें, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ की पुलिस जो है ना वो बेपर की नहीं उड़ाती है बल्कि पर के साथ चलती है। अच्छा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कभी आप यहाँ पर इतने प्रोग्राम्स करवाते हैं और गिलगित के हवाले से दुनिया के लोगों को रोशनास कराते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि आज आपसे आपके बारे में पूछा जाए कि आखिर मोहम्मद नसीम साहब जो हैं वो कहाँ से उनका ताल्लुक़ था, कहाँ से चले और वो कहाँ तक पहुँचे। तो ज़रा हो जाए आपका छोटा सा तारुफ इस हवाले से। एक लंबी दास्तान है, बाहर सूरत में मुख्तसर बता दूँगा आपको। मैंने आँख खोली एक छोटे से गाँव फेना के नाम से, ये अस्तुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। इब्तदाई तालीम 5वीं तक वहाँ से मैंने हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल हमारे गांव से तकरीबन 6 मील दूर था। हम रोज़ 6 मील पैदल जाते थे और पहाड़ी सिलसिले में, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारे पाँव पे छाले भी पड़ते थे। लेकिन तालीम से कभी पीछे नहीं हटे। तालीम से कभी पीछे। और आपको पता है मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब मुझे पता चला था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो 99.9 है। आपको मैं हैरान रही थी सुनकर। इस इतनी मुश्किलात के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोग तालीम में पाकिस्तान के दूसरे सूबों से कई दर्जा आगे हैं। न सिर्फ मर्द, औरतें भी वहाँ पर आपको तालीमी मैदान में पीछे नहीं है। खुसूसन हमारी वहाँ की औरतें, आपने देखा होगा बल्कि सुना होगा, ऐसे करना हमें एग्जाम दिए हैं जो पाकिस्तान के लिबास से फ़ख्र है। खुसूसन आप लेके समीना अली बेग। हाँ, वो मैंने सुना था कि वो हाइकिंग के हवाले से उनका बहुत बड़ा एक हवाला है। इस्लामी ममलिकत की पहली लड़की है जिन्होंने कम उम्री में हिमालय माउंट एवरेस्ट को सर किया है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट को सर नहीं किया, उन्होंने 7 जितने भी बड़े वो पहाड़ी सिलसिले थे सब पे, सबको उन्होंने सर किया है। वो पिछली दफ़ा यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में एम्बेसडर साहब ने इनके एजाज़ में एक बहुत बड़ा फंक्शन भी किया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैंने देखा कि वहाँ पर इत्तेफाक हुआ मेरा जाने का जब, तो
मतलब ये समझ लीजिए कि दुनिया के बहुत से लोगों में से मैं अपने आप को उन चंद खुश नसीब तरीन लोगों में से समझती हूँ जिन्होंने इत्तफाक़िया तौर पर प्रोग्राम बनाया कि जी पाकिस्तान में जब हम इस दफ़ा जाएं तो हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान में जाकर बताना चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि सारी खूबसूरती यहाँ है, नहीं, आप अपने मुल्क की हसीन जगहों को देखें जाकर। तो एक्चुअली मैंने जब वहाँ जो कुछ देखा है ना, मैं उसे कभी ज़िंदगी पर अगर मैं अपनी तस्वुर की आँख से देखूँ तो मुझे कभी यकीन भी नहीं आता कि ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। आप यकीन करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इतनी हसीन वादियाँ हैं। आप शायद किसी ने यहाँ एक राइटर है 59 में वो अयूब खान के साथ गिलगित गए थे, वापसी पे उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब शायद हुई 77 में। हाँ। तो किताब का नाम उसने क्या लिखा है? क्या? होंजा द हेवन इन द अर्थ। देखिए, और नहीं, मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जो हमें जो गाइड मिला था उसने मुझे बताया कि यहाँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ आए थे। मैं तो सुन के हैरान हुई क्योंकि जो जगह वो मुझे दिखा रहे थे ना कि जब वो आए थे तो उन्होंने वो वाले रास्ते से आए और उन्होंने वो सारी किताबें लिखी उस हवाले से, तो वहाँ की एक कहानियाँ और वहाँ की चीज़ें मतलब ज़बरदस्त। हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बहुत मशहूर हैं। हाँ। इन्होंने इस उम्र में भी गिलगित बल्तिस्तान को अपने सफ़र का इंतखाब किया और वहाँ गए, वहाँ के हसीन वादियों को कैमरे की आंख में बंद किया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसी हसीन जगहें भी हैं। बिल्कुल सही बात है। और दिविसे इंटरनेशनल पार्क वहाँ पर कई जगह मशहूर है। दिविसे इंटरनेशनल पार्क दुनिया का बुलंद तरीन और सबसे बड़ा इंटरनेशनल पार्क है वहाँ पर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हमारा जो ये इलाका है ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का, ये जाके चाइना के बॉर्डर से मिलता है और इस वक्त तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है जिसपे CPEC में आप देख रहे हैं कि जो एक उन्होंने हमारा एक रास्ता बनाया है, हमारा गवादर तक का जो रास्ता बना रहे हैं और जिस तरह का काम हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि सवाद में और गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में तरक्की की नई राहें खुलने वाली हैं? मैं आपको बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान के सिर्फ चाइना से सरहदें नहीं मिलती हैं। हाँ, हाँ। गिलगित बल्तिस्तान की सरहदें अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं। हाँ। यहाँ इंडिया से भी मिलती हैं। इधर वखान से रशिया तक से भी मिलती हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो CPEC का सिलसिला जो है एक न सिर्फ गिलगित में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे इस रीजन बशमूल इंडिया एक माशी इनकलाब आएगा। हाँ बिल्कुल। वहाँ तरक्की के इतने मौके मैसर होंगे हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। अब गवादर सुस्त से और खुंजराब से और काशगर से गवादर तक जो रोड जाएगा वो तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर से ऊपर है। वहाँ पर ये सिर्फ सड़क ही नहीं बनेगी, वहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से एक टूरिज़्म कम्प्लेक्स बन जाएगा, एक टूरिज़्म इंडस्ट्री बन जाएगी और लोगों की तकदीरें बदल जाएंगी। बल्कि हम लोग यहाँ पर हैं या अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में हमारे लोग हैं या यूरोप में कहीं हैं, तो वो अब वहाँ यहाँ से जाना वापस वहाँ जाना शुरू करेंगे। जब ये फुल फ्लेज होगा तो एक माशी इनकलाब होगा और गिलगित बल्तिस्तान उस CPEC में रेड की हड्डी की हैसियत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने तो जो है वो स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़े आपके अंदर जो होते हैं ना, कुछ कुछ लीडर होते हैं वो आपको बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आप वो उस हवाले से पहले जब आप स्कूल जाना शुरू हुए तो आपने वो कौन कौन से काम शुरू किए जिससे आपको लगा कि अब हमें गिलगित के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ काम शुरू करने चाहिए? वो बेसिकली शुरू से हम मेहनत मशक्क़त के आदी हैं। हमने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, अमीरी में भी रहे, गरीबी में भी रहे, तो हमें हर आदमी का दुख दर्द का एहसास उस वक्त से होता था। तो उस वक्त दर्द को लेके मैं हर वक्त ये कोशिश करता था और परवरदिगार से हमारी दुआ भी होती थी, परवरदिगार हमें इस काबिल बना दे कि हम किसी के काम आ सकें। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरी वजह से मेरा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया में और अमेरिका में तारुफ कराया। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल ये बात पे यकीन से और मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी। आपको पता है नसीम साहब के वही लोग दुनिया में
कामयाब होते हैं जो लोग अपनी शनाख्त को याद रखते हैं। और मैं यही कहती हूँ, अच्छा आपने बताया था कि वहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, वो कौन कौन सी ज़बानें? वहाँ गिलगित में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। शना वहाँ की मेन लैंग्वेज है। फिर सबसे शना के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बल्ती ज़बान है। अच्छा। जो बल्तिस्तान, सिकतू वगैरह गांची डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। हाँ। फिर इसके बाद बुर्शिस्की है। बुर्शिस्की हुंजा और नगर में बोली जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद वखी आ जाती है, गोजाल का एरिया है। हाँ। जो ताजिक से मिलती जुलती है, उसको वखी कहते हैं। अच्छा। फिर इधर गिज़र डिस्ट्रिक्ट में तरफ जाए तो वहाँ ख्वार भी बोली जाती है। अच्छा। जो उससे क्या कहते हैं, छतराली से मिलती जुलती है। अच्छा, ये क्या ये जो इलाके जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये कबाइल हैं, कबीलों के सिस्टम पे चलते हैं, किस तरह चलते हैं ये किसी ज़माने में थे। अच्छा। अब वो कबाइल का सिस्टम खत्म, पहले वहाँ ये राजागिरी सिस्टम था। हाँ। ये हुंजा, नगेर, अस्तोर, सकर्दू में राजाओं का जो था। अच्छा, राजाओं का दौर था। राजाओं का दौर था। ये सिस्टम भट्टू साहब जब आए तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये जो है ये पाकिस्तान से इसका इलाक़ कब हुआ था? ये गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ 1 नवंबर 1947 को। अच्छा, सेम 1947 में ही हुआ है। जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 हाँ, को। हाँ, हाँ। तो गिलगित को आज़ाद हमारे अपने लोगों ने, अच्छा, कर्नल हसन की क़यादत में, शाह खान की क़यादत में, वहाँ डोगरा, वहाँ पर घनसार सिंह की हुकूमत थी। अच्छा। जो महाराजा कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव होता था। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने अपने बलबूते पे डंडा उठाया, लाठी उठाया, कुल्हाड़ी उठा के डोगरों से आज़ाद कराया। अच्छा। और उसके बाद वहाँ 2 हफ्ते तक मकामी राजा शारिस खान की हुकूमत रही है। उसके बाद लोगों ने मिलजुल के फैसला किया, जरगा बिठाया कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है। हाँ। और पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है और हम पाकिस्तान से अलहक़ करना चाहते हैं। क्या बात है। तो वहाँ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ के लोगों ने टेलीग्राम दिया कि हम पाकिस्तान से शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। तो वहाँ से फिर पहला पॉलिटिकल एजेंट मोहम्मद आलम के नाम से गिलगित बल्तिस्तान आया। अच्छा। उस दिन से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अच्छा, पाकिस्तान का तो ये तो इस तरह से इनका ये एक तारीख़ी हवाला था, ये तो जिस तरह से मिलना था मैं चाहती थी पता चले। लेकिन साथ साथ मैंने ये देखा कि आपने जिस तरह बोलियों का जिक्र किया कि वहाँ मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जाती थी। आप जो है आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही रेडियो पाकिस्तान के साथ जाके प्रोग्राम करना शुरू किए। आपने उसमें कंपेयरिंग भी की, होस्टिंग भी की थी, प्रोग्राम की, शायद स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। वो आपने स्पेशली कौन सी लैंग्वेज में की थी? मैं शना लैंग्वेज में किया। उस वक्त सिर्फ एक ही लैंग्वेज रेडियो पाकिस्तान से 2 घंटे का प्रोग्राम होता था। हाँ। 3 से 5 बजे तक। तो ये देखें कितनी अच्छी बात है ना कि वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकाई बोलियों में जो है वो प्रोग्राम्स हो रहे थे। हाँ, तो वो गिलगित का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ से हम तकरीबन डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम करते थे। अच्छा, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता क्या था? उस प्रोग्राम के अंदर जो है ना कुछ गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री होती थी। अच्छा। कुछ वहाँ के लोकल म्यूज़िक गाने जो हम नशर करते थे। अच्छा। फिर लोगों के खतूत आते थे, उसके जवाब देते थे। अच्छा। फिर कुछ ड्रामा बीच में हम वहाँ के लैंग्वेज में हम करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो खबरें फिर बीच में, हाँ, फिर अपनी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में 10 मिनट की खबरें हम नशर करते थे। पूरा शोबा बना हुआ था और पूरा अलग सेक्शन था, शना सेक्शन। जिस तरह दरी सेक्शन था, इसी तरह शना सर्विस थी। हाँ। तो फिर साथ में शना सर्विस के साथ साथ बल्ती सर्विस भी थी। अच्छा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में शना के बाद सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बल्ती बोली जाती है। हाँ, आपको पता है क्या हुआ, जब मैं गई थी ना वहाँ पर, तो मैं अल्तित फोर्ट भी गई और बल्तित फोर्ट भी गई थी। ये अल्तित बल्तित जो है ना, हाँ, ये क्या है? ये कोट, ये फोर्ट है, किले हैं, ये हुंजा में है। अच्छा, बल्ती जो है ना लैंग्वेज है, ये सिर्फ सकर्दू बल्तिस्तान में नहीं बोली जाती, बल्कि लद्दाख, कारगिल और तिब्बत के कुछ इलाकों में भी बल्ती बोली जाती है। अच्छा। नहीं, वैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें हर इलाके की अपनी खूबी होती है और वो एक्चुअली ज़बान का थोड़े थोड़े इलाकों के बाद बदल जाना, ये भी मतलब हैरत अंगेज़ तौर पर देखें किस तरह से इंसान की नशोनुमा होती है और किस तरह से ग्रो होता है मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ, मुख्तलिफ़ कल्चर के साथ, मुख्तलिफ़ स्टाइल के साथ। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, इसमें इलाकाई लिबास क्या है वहाँ का? इलाकाई लिबास जो है ना, टोपी तो हमारी शिनाख्त वो तो मुझे नज़र आ रही है। औरतों की अलग टोपी होती है। फिर शलवार कमीज मोस्टली। अच्छा।
फिर बाद हाँ हम लोगों पे वो जो ना ऊन से वो पट्टी बनाते हैं। पट्टी बहुत मशहूर है गिलगित बाल्टिस्तान की। हाँ। पट्टी से ये टोपी भी बनती है, वास्कट वेस्ट कोट भी बनता है और कोट भी बन जाता है। ये जो चोगा जो मैंने पहन रखा है, हाँ। वो ये मकामी हैंडमेड है। अच्छा, वो हैंडमेड है वहाँ के लोगों की अपनी जो है ना, उसको हम ठठाके थे जो डालता, पहले ऊन को वो निकालते हैं, फिर ऊन से जो है ना वो धागा बनाते हैं, धागा से फिर बड़ा प्रोसेस के तो हालांकि वो कोई इंडस्ट्री लेवल पर नहीं है, लोगों की ये सब हैंडमेड ही है। अच्छा, कमाल की बात है नाज़रीन कि जो ये गिलगित बल्तिस्तान की हम जो बातें कर रहे हैं ना, इस हवाले से देखें इतनी दिलचस्प गुफ्तगू है और वहाँ पर जो रहने वालों का तर्ज रिहाइश है, उनकी ज़बान है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, उन सब की बातें सिर्फ सुनने की हद तक नहीं बल्कि वहाँ जाकर देखने में बहुत ही मज़ेदार नज़र आती हैं और वाकई मैंने बहुत इन्जॉय किया था। इस वक्त हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान। बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और हमारे आज के मेहमान नसीम साहब जो है बहुत मज़े की बातें बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जहां मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का। तो क्यों हुआ कुछ यूँ कि मेरे बच्चों में से लोगों को शौक़ था कि जी हम पहाड़ पे चढ़ें और मुख्तलिफ़ जगह पाकिस्तान की देखें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बात यह है कि पाकिस्तान में जाके अगर आप देखें कि नांगा पर्वत, राकापोशी, K2 आपको पता है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ तक जाना और वो सब चीज़ें हमारे अपने मुल्क में हैं, पाकिस्तान में। तो मैंने कहा दुनिया भर से लोग आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, इन जगहों को देखने के लिए, तो क्यों ना हम भी जाएं और पाकिस्तान में जाकर कोशिश करें कि हम भी इन तमाम खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँख से देख सकें। तो हमने जब वहाँ का सफ़र किया और जब वहाँ पहुँचे हम, तो एक्चुअली मुझे लगा कि वाकई अगर मैं ना देखती तो शायद अब एक ही ज़िंदगी में जो चीज़ हमें देखने को मिली है वो दोबारा ज़िंदगी में कभी देखने को मुश्किल से ही मिलती है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में जाने के बाद वहाँ की खूबसूरत जो शाहराह कराकोरम थी जिसके नीचे हम देखते थे तो लगता था कि बस यहाँ पे ये समझ लीजिए जान अटक जाती है। लेकिन वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इतने खूबसूरत, इतने मोहब्बत करने वाले, वहाँ के जो फल हैं ख़ास तौर पे चेरीज़, वो जो वहाँ की जो खुशखुबानी और वहाँ के जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क तो कुदरती हुस्न से, कुदरती वसाइल से, मादनियात से माला माल है और आप लोग उन खुशकिस्मत इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो ऊन है उससे ख़ुद ही वो लोग जो हैं बुनाई करते हैं और ये जो आपने पहना है जी इसको कहते क्या है वैसे पहले? शुका कहते हैं हम शेना ज़बान में। और ये कौन लोग पहनते हैं? ये तकरीबन हर लोग पहनते हैं, सब पहनते हैं। अब तो फैशन हो गया है, बाहर तक आता है। हाँ वैसे फैशन है, फैशन हो गया। लेकिन अमूमन सर्दियों में ये अपने बुजुर्ग लोग जो है ना वो पहनते हैं। और खुसूसन शादी ब्याह के मौके पर हमारे बड़े जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग ये पहन के इससे नाचते हैं गिलगिती ज़बान में। वो आपका जो वो जो खास किस्म का रक्स है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। वो उसको क्या कहते हैं? उसको गलवर कहते हैं हम। अच्छा हाँ, उसमें तो वो किस मौके पर किया जाता है? वो शादी में जब होती है ना, जब बाराती आ जाते हैं तो उस वक्त वो बजाया जाता है। तो इसमें जितने बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो लड़के की तरफ से। अच्छा, जो वो मस्त शोका पहन के। तो शादी ब्याह की वहाँ की कोई ख़ास रस्में होती हैं? शादी ब्याह के इलाके की निस्बत से ना मुख्तलिफ रस्में होती हैं। अच्छा, पर खुसूसन मैं अपने अस्तूर की एक बात बताऊँगा। जब दुल्हन की शाम को मेहंदी होती है तो सुबह दुल्हन जो है ना वो किसी को साथ लेके गांव के हर दरवाजे पे जाती है। अच्छा, हर दरवाजे पे। अच्छा, दरवाजे पे जाके माफ़ी मांगती है उनसे कि मुझसे कोई गलती हुई है। अच्छा, तो मुझे माफ़ करो, मेरी शादी है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो माफ़ी मांग के शाम को आती है मेहंदी लगाने से पहले। तो लड़की के वालिदा, लड़की की खाला, लड़की की फूफी उससे खुद गीत बनाती, वो गीत सुनाती हैं। अच्छा, गीत जब तक वो गीत नहीं सुनाएंगी। तो वो कोई खास तरह की शायरी होती है क्या? वो खुद उसको जो कहते जोड़ लेते हैं बस। अच्छा। लड़की तुम जा रही हो, हमारे साथ होती थी तो ये रौनक थी, अब तुम जाएगी हम जो है ना मिस करेंगे, इस तरह के। अच्छा, वो जैसे रुखसती के गाने होते हैं। रुखसती के गाने होते हैं तो बड़े जो है ना अफसरदा किस्म के गाने होते हैं। और इसी तरह दुल्हा के जो के लिए उनके उसकी बहन, दुल्हा की खाला, दुल्हा की अम्मा
गाना गाती, उसको दुल्हा के खुशी के गाने गाते खुशी के गाने गाते कि आप हो गए तो हमारे घर में ये खुशियाँ होंगी, तो ये होगा वो होगा, तो इस तरह की जो है ना वो करते हैं। फिर खुसूसन हमारे वहाँ पर जिस तरह पंजाब या सिंध में जहेज का रिवाज है, वहाँ पर नहीं है। अच्छा। लेकिन अब वो बीमारी थोड़ी बहुत आ गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, लालची हो गए तो लेकिन वहाँ जो है ना वो सब कुछ लड़का लड़की को, यहाँ तक कि वो जो बाराती लेके जाता है उसका खर्चा भी देता है। अरे अच्छा। हाँ, वो कोई लड़की पे उस पर बर्डन नहीं होता था। अब थोड़ी बहुत जो है ना तो ये बीमारी वहाँ तक पहुँचती जा रही है। हाँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी से जो है निजात हासिल करें। अच्छा। और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, नहीं वाकई अच्छी बात है, क्योंकि देखें जहाँ इतनी अच्छी रस्में और रवाज थे उसको बदलने की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है। हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं ना, वहाँ के रहने वाले लोगों की एक बात बड़ी अच्छी है कि वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मैं इत्तेफाक की बात हुई कि हम लोग थे ईगल नेस्ट, हाँ, वहाँ से होटल से हम निकले ईगल नेस्ट से, तो वहाँ पर ना हमने देखा कि मतलब हम लोग तो जाके वैसे ही खुशी से पागल हो जाते हैं कि आपको खुबानियाँ नज़र आ रही हैं, चेहरियाँ नज़र आ रही है, आपका दिल चाहता है तोड़ तोड़ के खाएं, और कोई रोकता भी नहीं है। और ख़वातीन वो एक टोकरी सी उठाई हुई होती है, उसको हम चौरंग कहते हैं। हाँ, वो क्या है? वो जो पीछे डाल के ना वो उसमें डालते जाते हैं, उसमें डालते जाते हैं। खुबानी को खुबानी डाल के सेब को चुनते हैं। इसी तरह हाँ, तो वही मैं आपको मजे की बात बता रही हूँ कि जब हम वो हमने चाहा कि हमको तोड़ने की कोशिश करें, तो एक बच्ची आई और वो मुझे कहने लगी कि अपनी ज़बान में, जो कि मुझे मतलब अंदाज़ा हुआ कि बुला रही है, तो वो बार बार के हमारे घर चलो। अच्छा, मैं वहाँ गई, मैं समझी वो अपनी खुबानी वगैरह बेचने के लिए कह रही है, तो कह रही नहीं, मेरी माँ कह रही है कि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो हमारे साथ खाना खा के जाएं। तो मैंने कहा कि हम तो उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन वो कहती है तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा हम तो कुछ भी खाएंगे, आपकी इतनी मोहब्बत है ये भी काफ़ी है, लेकिन खाना तो अभी नहीं खा सकते, हम आपकी ये खुबानियाँ खरीद के लेके जाएंगे ना। लेकिन वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज। आप यकीन करें, मेरे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, जब तक घर में रात को उसके साथ खाने के लिए कोई मेहमान नहीं होता, हाँ, खाना नहीं खाते थे। अच्छा। हमें कहते थे वो हमसाये में किसी को बुलाओ खाना खाने के लिए उनके साथ। अच्छा। बड़े, हालांकि वो खुद भूखे रहेंगे लेकिन मेहमान को खिलाएंगे। वहाँ सब लोग, ये मैं एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कोशिश ये होती कि भाई मेहमान नवाजी में ना वो किसी से पीछे ना रहे। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं नसीम साहब कि आपका ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितनी खूबसूरत वो जगह है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वहाँ जाकर सैर व सयाहत के लिए भी जाते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शुबा बन सकता है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। ज़ाहिर है लोग सारी दुनिया में जो लोग जाके देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इन पहाड़ों को सर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके प्रोग्राम के थ्रू करूँगा। हाँ, ज़रूर। सबसे पहले तो टूरिज़्म को वहाँ इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। वही तो मैं कहती हूँ, वहाँ जो ना, वहाँ होटलिंग बाज़ जगहों पे न होने के बराबर है। अच्छा। अब अस्तोर डिस्ट्रिक्ट जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है, शायद आप नहीं गई वहाँ पर। वहाँ रामा है, दुमेल है, दुमेल आप देखेंगे। असल में पता है मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा इलाका है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन एक तो खैर आपको पता है जब आप जाते हैं ऐसी जगहों पर तो गाइड आपको जिस तरह से प्लान करता है वैसे लेके जाता है, और मैं चाहती थी कि वहाँ तो काफ़ी दिनों तक रहा जाए, और बहुत सी वहाँ की जो रस्म व रवाज हैं, वहाँ के खेल हैं, जो कि मतलब मुझे किसी ने कहा कि अभी एक मेला होने वाला है, तो इस तरह की जो चीज़ें थी उनको देखने का तो बहुत ही शौक था मुझे, लेकिन कुछ आपको पता है ना कि गाइड नहीं है ना, इसलिए गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट अगर उसकी सरपरस्ती करे, इंडस्ट्री का दर्जा दे, फिर वहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे, फिर जो सियाह हैं उनकी बेहतर खिदमत भी हो सकती है। हाँ। फिर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कि आप फ़र्ज़ करें वहाँ गई, आपने जो तस्वुर जो ख्यालात लेके गई थी वो आपको मैसर नहीं हो गई, तो नेक्स्ट टाइम किसी को आप कहेंगी नहीं, आपको मज़े की बात बताऊँ क्या, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूमने चले जाएं तो डिफरेंस क्या महसूस हुआ मुझे, सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो इस बात की है कि देखें, आपको जब भी कहीं जाते हैं ना तो आपको स्पेशली आपको ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले तो आपके पास सही रोड्स बने होने चाहिए। आपको पता है वो शाहराए क़राक़रम में कई जगह वो इतनी छोटी सी बनी हुई है कि उसके ऊपर जाते वक्त ना आपका दिल वाकई हलक में आ जाता है। आप नीचे देखते तो लगता है कि अगर एक लम्हे में ज़रा सी गलती हुई तो आप गए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके बाद आगे अब जब चले जाते हैं, फेरी मेडोज़ का रास्ता इस तरह का है जहाँ अगर आप उस जीप पे चले जाएँ तो मतलब वो भी कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है। उसके बाद जब आप पैदल चलना शुरू होते हैं, वो भी काफ़ी मीलों आपको चलना पड़ता है,
बिलाखिर आप जाके फेरी मेडोज पहुँचते हैं। नो डाउट मैं कहती हूँ फेरी मेडोज पहुँचते ही साथ आपको लगता है कि आप मतलब दुनिया में किसी जन्नत में पहुँच गए। आपके सामने नांगा पर्वत ऐसे खड़ा होता है कि आप कहते हैं कि इस पहाड़ की तरफ से आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। और उस पहाड़ की खास बात ये मुझे पता चली थी, जिसके लिए अगली सुबह मैं सुबह ही सुबह बैठ के, क्योंकि मुझे पता चला कि वो पूरा, क्योंकि पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढका है, उसके ऊपर लोग नहीं चल सकते, उसको किलर माउंटेन कहते हैं, उस पर लोग चढ़ नहीं सकते। तो उसके ऊपर जब सुबह को सूरज की पहली किरण पड़ती है ना, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे सोने का बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होती है लाइट। वो इतना खूबसूरत मंजर है। आप जिस इलाके से फेरी मेडो गए हैं ना, इस इलाके से, वो सिर्फ एडवेंचरर जो लोग हैं ना वो जाते हैं। पता नहीं, मैं तो थी भी नहीं, पता नहीं किस तरह चली गई। एडवेंचरर लोग जाते हैं। लेकिन फेरी मेडो के अलावा आप वहाँ नलतर जाएं, रामल जाएं, आप दुमेल जाएं, देवसई जाएं, इधर से फंडर जाएं, आप खुंजा जाएं, गोजाल जाएं, फसू जाएं। अच्छा, वहाँ उन इलाकों में जो है मुझे ये लगा कि इलाका तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर आबादियाँ बहुत कम है, तो छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे इलाकों में लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उनको डर नहीं लगता? भाई यूज तो है, अब वो लोग वहाँ उस इलाके के अलावा कहीं रह भी नहीं सकते हैं। हाँ। अब वहाँ अब सर्दियों में आप फंडर जाएंगे ना, फंडर पे बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा। इतनी खूबसूरत जगह है ना, आप तस्वीर भी नहीं कर सकती है। सर्दी वो दरिया आता है, वो जैसा लगता है कि आपने जो ना हाथ से जो ना पेंटिंग की है दरिया। और पता है मुझे सबसे अच्छा मंजर क्या लगा, जब वो आपको एक ऐसी जगह भी है वहाँ पर जहाँ आप उसके सामने खड़े हो तो पूरा जो नांगा पर्वत है ना, उस झील में उसकी उल्टी तस्वीर होती है। बिल्कुल। हाँ, मैं तो मतलब खास तौर पर आपकी तस्वीर रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ पर। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और नांगा पर्वत की एक और बात खासियत मैं बता दूँ, वहाँ पर एक कबीला है, खुशले कबीला के। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ वो नंगा पर्वत एक बास टाइम पे कोई मखसूस से नंगा पर्वत से आवाज़ें निकलती हैं। अच्छा। आवाज़ें निकलती हैं। जब वो आवाज़ें निकलती हैं तो लोगों को पता चलता है कि भाई वो खुशलेक कबीले, वज़ीर कबीला है वहाँ का बड़ा। उन कबीले का कोई बड़ा जो है ना, उसकी मौत होने वाली है। तो फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। ये तो आपने बड़ी डराने वाली बात, डराने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। अच्छा। लेकिन हम लोग कहते हैं देमरे, उसको कहते हैं देमरे बाशी। उस मतलब देमर जो है ना, वो नंगा पर्वत जो है ना, वो जो आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको मतलब है कि कहते हैं कि खुशले का किसी कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। खतरनाक बात है ये तो। ये है नांगा पर्वत की। अच्छा, नांगा पर्वत की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब अच्छा खैर वहाँ फेरी मेडोज के बाद अमूमन लोग जो हैं वो बेस कैंप तक जाते हैं। हमारा तो कोई इस किस्म का एडवेंचर का मतलब कुछ मिजाज भी नहीं था, हम तो जो कुछ कर रहे थे वो बस हो गया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अच्छा इसके आगे अब कौन जाएगा, तो हमने कहा हम जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें देखना है कि व्यू पॉइंट वो जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल ही उसके सामने पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब जब आप उस रास्ते से चल के जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो जो वहाँ पे घोड़े वाले जो लोग हैं ना, वो तो मिनटों में कहाँ से कहाँ नंगे पाँव पहुँचते हैं, और हम लोग ख़ास जूते ढूंढते हैं उसके लिए, हाइकिंग के लिए, और कौन कौन से वो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं। आई मीन मुझे इतनी हैरत होती है कि वही उनका ज़रिया मुआश है, उसी से वो पैसे कमाते हैं। और उनके मुँह से मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगा था, उसने वहाँ पे एक लड़का था, उसने एक गाना गाया था, नांगा पर्वत है ये नांगा पर्वत है। उसमें हमारे एक शायर हैं वहाँ के, इनायतुल्लाह शुमाली। अच्छा। तो पिछली दफ़ा वो वज़ीर भी रह चुके हैं। अच्छा। तो निगरान हुकूमत में इलेक्शन करवाने के लिए इनायतुल्लाह शुमाली, उसने बहुत अच्छी शायरी की है। वैसे कोई इलाका ऐसा है कि उसको देख के आपका देख आपको तो वहाँ बात जगह ऐसी ही ना, आप वहाँ जब नंगा पर्वत को इस अस्तोर साइड से आप जाएंगे ना, रामा से और इधर से रोपल से जाएंगे ना, तो आपको पहाड़ों पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल मैदान है, सीरियसली सीधा मैदान है। तो वहाँ बैठ के आपको, आप शायर नबी है ना, शायर नबी है, तो आपको शायरी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, आपको शायरी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। इतना रोमांटिक माहौल, पुरसुकून, खुसूसन जो है ना वहाँ। नहीं, मैं एक्चुअली वही बात है कि जब मैं फेरी मेडोज से लेकर जब मैं जो व्यू पॉइंट है, जो वो रास्ता था ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे हैरत हो रही थी कि वो एक तवील मीलों पर फैला हुआ पैदल चलने का इलाका था, उसमें इधर उधर पहाड़ भी नहीं थे, वो उसमें झरने बह रहे हैं, आप उसी में से पाँव को उसी पहाड़ों पे से गुजर के जाना है, उन्हीं पत्थरों से गुजर के जाना है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। लेकिन वो एक ऐसा जंगल है, आई मीन उसके अंदर आपको चहचहाने की आवाज़। आपको एक मज़े की बात बताऊं, उस एरिया में सबसे मशहूर फल जो मिंगाथरीन फल होता है वो होता है जलगोजा।
जलगोजे वहाँ होते हैं? जलगोजे वहाँ उस पूरे रीजन में जलगोजे होते हैं। जलगोजा तो जबरदस्त है। वो सर्दियों में तो बेहतरीन ग़िज़ा होती है, एनर्जी देती है आपको, इसीलिए तो वहाँ के लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो वहाँ जलगोजा बहुत मशहूर है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे वैसे ये बात मैंने देखी कि उन्होंने हमसे कहा कि आपको तो ये जो आप मिनरल वाटर ले रहे हैं या इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो जो पानी आ रहा है पहाड़ों से वो तो कहते हैं यही तो होता है वो मिनरल वाटर। एक्चुअल पानी वो जो वहाँ पे है मोस्टली वहाँ पर चश्मे होते हैं। वहाँ तत्ता पानी क्या था, वो उसमें गर्म पानी आता है। वो तत्ता पानी जो है ना सर्दियों में वहाँ गर्म पानी होता है और गर्मियों में सर्द पानी होता है। अच्छा, और आपको पता है इतना वो गर्म पानी था कि लग रहा था जैसे बॉयल हुआ हुआ पानी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। वो बाज़ औक़ात क्या होता है जिनके जोड़ों पे दर्द होता है ना, वो तत्ता पानी जाते हैं। तत्ता पानी जाके जहाँ वो अपने पैर को जहाँ जहाँ दर्द होता है उससे सिकाई करते हैं, तो उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है उन लोगों को। अच्छा, ये जो 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं वहाँ पे वो कौन कौन से? कोई हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय। ये 3 वो गिलगित से ज़रा कोई 15-20 किलोमीटर पर। एक कमाल की बात देखी उस जगह पर, मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो मतलब वो होती थी ना आर्याओं की ज़बान या कोई इस तरह की ज़बान, पुरानी लैंग्वेज में जो है वो लिखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब पिछले दौर के लोगों की लैंग्वेज है वहाँ पे कुछ लिखी हुई। वहाँ एक गिलगित में शायद आपने कही है, गिलगित से कोई 6-7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आप जाएंगे, वहाँ एक करगा नाला है। वहाँ एक बुद्ध की तस्वीर, बुद्ध मत की तस्वीर है। हाँ, बुद्ध मत की तस्वीर है। बुद्ध मत की तस्वीर है। तो वहाँ के लोग जो उनके ख्याल में वो यशनी कहते हैं उसको। वो यशनी थी। तो क्या एक ज़माने में इस्लाम से पहले वहाँ बुद्ध मत था? तो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ जाकर फिर वो लोगों ने उसको बका के वहाँ कील ठोकी, वो नहीं है, वहाँ पहले बुद्धिस्ट थे। बुद्ध मत लोग बढ़ते थे। आप यकीन करेंगे अप्रैल में जब चेरी ब्लॉसम खिलते हैं ना, जापान से बुद्ध मत के पैरोकार बहुत आते हैं, खास तौर पे वहाँ पर आते हैं। उस बुद्ध मत की ज़ियारत के लिए वहाँ बैठते हैं और घंटों उसको देखते रहते हैं। अच्छा। तो वो कारगा नाला पे, और फिर वहाँ से पहले जो गिलगित से पहले बसीन आता, बसीन से पहले हैजल की तरफ आगे जाएंगे इस तरफ कारगा नाला, तो वहाँ ये यशनी, वहाँ बहुत बड़ा पावर हाउस भी है। तो ये बुद्ध मत लोग रहते थे वहाँ। सिर्फ जो है ना बुद्ध मत के लोग नहीं थे, सिकंदर द ग्रेट भी वहाँ से गुजरा है। वहाँ उनके कुछ मुगली ख़ानदान भी है, कहते हैं कुछ लोग वहाँ सिकंदर आज़म के औलाद में से भी वहाँ कुछ लोग उनके जनरेशन जो हैं वो गुजरे हैं, वहाँ रह चुके हैं। जनरेशन वहाँ पर। तो ये तो मतलब मैं कहती हूँ कि मैं वही कह रही हूँ कि वहाँ पे कितनी तारीखी चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें। नाज़रीन, हम जो बातें कर रहे हैं यकीनन आपको भी सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, एक बार फिर जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम करेंगे वही मज़े की बातें गिलगित बल्तिस्तान की। बात से बात राहिला के साथ में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने गिलगित बल्तिस्तान की खूब सैर की है और नसीम गिलगिती साहब का तो ताल्लुक़ ही वहीं से। तो जो बातें मुझे नहीं मालूम है मैं उनसे शेयर कर रही हूँ कि उनके ज़रिए हमें पता चल सके और देखने वालों को भी पता चल सके, और वो सब गिलगित बल्तिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए मेरी तरह से। देखें, ज़बान भी लड़खड़ा रही है। बात यह है कि वहाँ जाके वाकई आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। मैंने ख़ास तौर पर जब हम व्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं, तो व्यू पॉइंट पर पहुँचने के बाद तो आप एक्चुअली जब आप नीचे देखते हैं तो आप कहते हैं बस, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम थक भी इतना जाते हैं कि बस आप उसी पहाड़ के पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे तो जो बच्चे हैं वो इतने एडवेंचरस थे, यहाँ से गए थे ना, उन्होंने कहा हमें ग्लेशियर पे जाना है। बहुत सारे लोग जाते होंगे और जाके वापस आते होंगे, उनके बारे में पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे बच्चों ने ये हिम्मत की और वो वहाँ ग्लेशियर तक गए। वो आम तौर पर लोगों को ट्रेनिंग करके जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे खुद वहाँ मौजूद थी जब मैं, तो मुझे ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ऊंचाई पे जाते जाते एक आम आदमी जो है ना वो सही तौर पे सांस नहीं ले सकता। तो वो अच्छा, उसके बाद मैंने जो वहाँ पे पहुँचने के बाद के जो मनाजिर थे या जो चीज़ें थी वो तो मेरी नज़रों में है। लेकिन ख़ास बात ये है, जैसे कि भी आपसे बात हो रही थी पहले भी, कि ये मुल्क सिर्फ कुदरती नज़ारों से ही मालामाल नहीं है, बल्कि वहाँ की जो जिस तरह के वहाँ के स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, जैसे वहाँ की, और जैसे ये ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की एक ऐसी बड़ी, हमारे मुल्क को एक ख़जाना है उनके हाथ में। पूरी दुनिया में अगर आप इन चीज़ों को लेके चलें तो आप देखें इन नगीनों को
उनकी क्या कीमत है। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि वहाँ पे उस तरह से क्या काम हो रहा है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल कर रखा है। हाँ। लेकिन इसमें देखने की आँख की ज़रूरत है। आप किस एंगल से देखेंगे, किस एंगल से देखें, किस तरह यूज़ करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी एंगल से देखें, आपकी समझ में ही नहीं आता कि आप कहते हैं कि मैं जब वहाँ पहुँचती थी ना तो मैं कहती थी कि इससे आगे हम चले गए, इससे भी आगे चले गए, इससे भी आगे। अच्छा, वहाँ जो लोग आए हुए थे ना, जो बाकायदा माउंटेन्स पे जाते हैं, वो हम पर हैरान थे, क्योंकि हम आम फैमिली वहाँ पे इस तरह से जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी चले तो गए, वापस कैसे जाएंगे, डर गई ना मैं। मैंने कहा अब क्या होगा इन पहाड़ों से उतरते हुए, मतलब आप नीचे देखें तो लगता है गए। तो वो एक वहाँ पे ऐसे एक और चीज़ मैंने देखी कि जगह जगह लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये एक ख़ास मौसम में ही लोग वहाँ जा सकते हैं। कौन से महीने होते हैं जब लोगों को जाना चाहिए? इसका जो है ना, इसका तदारुक भी किया जा सकता है। अच्छा। आज डिफरेंट रूट पे काम हो सकता है। हाँ है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान इस दफ़ा कोशिश कर रही है। जब मसूद खान साहब इधर थे, हाँ। तो मैंने उनके साथ शेयर की है, तो मैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी वो आज़ाद कश्मीर के सदर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारे उस काम पे स्पीड अप हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। वहाँ से अस्तोर से, गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है अस्तोर, वहाँ से एक शॉर्टर टॉप है, टनल की ज़रूरत है 7 किलोमीटर का कि 10 किलोमीटर का टनल है। वहाँ से मुजफ्फराबाद 3 घंटे का सफ़र है। और फिर मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद 3 घंटे का है। हाँ, हाँ, हाँ। तो टोटल जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से, अच्छा बिल्कुल ही शॉर्टकट निकल शॉर्ट इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद का फासला 6 घंटे का हो जाएगा। अच्छा। और वो सबसे सेफेस्ट रूट है। हाँ। और उससे न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में सियाहत की तरक्की मिलेगी, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का इतना फ्लो आ जाएगा। असल में मुझे हमेशा ये लगता है कि देखें, वैसे तो आप एबटाबाद से जब चलते हैं, रास्ते में आप जब तक आप उस रास्ते तक पहुंचते हैं, रायकोट पर पहुंचने के बाद से उनके पास कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है फेरी मेडोज का जाने का। वो बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत खतरनाक। अब फिर वहाँ सिर्फ फेरी मेडोज ही नहीं है। फेरी मेडोज सिर्फ वही लोग जाते हैं जो एडवेंचरर हैं। लेकिन वो नंगा पर्वत के लिए पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी हैं। वहाँ से आप सीधा जीप गाड़ी वहाँ बेस कैंप तक जाती है। अच्छा। हाँ, अस्तोर से आप जाएंगे रूपल से। लेकिन मजा इसमें आता है वैसे। आप एडवेंचर है ना, जो मजा एडवेंचर में। आपको पता है लोग तो ट्रकों पे बैठ के जा रहे होते हैं, और वो वाला सीन तो मैं कहती हूँ मैं कभी भूल ही नहीं सकती। जब आप उसी शाहराह कराकरम पे चल रहे होते हैं तो कभी कभी एक जगह पे आकर ना 2 जीप आमने सामने आ जाती हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि अब जो है वो दोनों जीपें जो है वो एक ही जगह से कैसे गुजरेंगी। और जब वो रिवर्स करते हैं ना, तो ये डर लगता है कि अगर उस ड्राइवर का पाँव जरा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपकी जीप गई। मैं तो उन ड्राइवरों को जो ना, मैं हैरान हूँ। तो मतलब अगर किसी को कोई अवार्ड देना हो ना, बस उन्हीं को देना चाहिए। उन्हीं को देना चाहिए। सही बात है। जो वहाँ तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। गलती की बिल्कुल गुंजाइश है। लेकिन अभी जो सी पैक बन रहा है ना, हाँ। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। बड़ा मंसूबा नहीं, रोड जो के हवाले से बहुत बड़ा खुलेगा। तकरीबन कोई 33 फुट चौड़ा होगा, और बाद जगहों पे 52 फुट भी है। हाँ। उसमें टनल भी लगेंगे। अच्छा, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और मुख्तलिफ तरह की और भी चीज़ें अब बन रही हैं ना। आप नल तरफ जाएंगे, वहाँ पैराग्लाइडिंग है। नलतर में एयरफोर्स का बेस बना हुआ है। वहाँ पर जो है स्कीटिंग कंपटीशन होती है वहाँ पर हर साल। अच्छा, मैं वहाँ नहीं गई। नलतर खूबसूरत तरीन जगह है ना नलतर, वहाँ पर आपको कोई महजूदी जरूरत नहीं है। एक बात बताएं, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर राकापोशी भी आता है? क्योंकि राकापोशी भी जब हम गए तो हम राकापोशी के बेस कैंप पे भी गए। मैं अपना घर का दरवाजा खोलता हूँ ना, तो राकापोशी है सामने राकापोशी। मैं अभी इनको कह रही हूँ कि मैं इनके घर जा रही हूँ, देखिए अभी मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, देखने वालों को सामने राकापोशी नजर आती है। Really? Oh my God. आप मेरे घर से राकापोशी तकरीबन पौने घंटे का सफर है। अच्छा। वहाँ पर राकापोशी के नीचे थोड़े से वो पानी भी आता है। कुछ होटल्स भी बने हुए हैं, कुछ इस तरह के। बहुत अच्छा, वैसे वहाँ पे जो एक और बहुत ही खूबसूरत जगह मुझे जो देखने को मिली वो थी अताबाद झील। और अताबाद झील के साथ एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो टनल बन रही थी, उसकी खास बात बताएं मुझे। वो टनल पहले ये था ना, जब अताबाद लेक बन गया, तो वो लोग काफ़ी अर्से तक सफ़र करने लगे। वहाँ के लोग कट ऑफ होकर रह गए,
तो जब तक कुछ खास बंदोबस्त नहीं होता लोग हेलीकॉप्टरों में गवर्नमेंट से इधर उधर जाते थे पेशेंट वो। फिर बाद में किश्तियों के जरिए लोगों ने अपना सामान उस तरह मैंने देखा गाड़ियां पूरी पूरी बोट्स में जा रही थी। फिर बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूरी गाड़ियों को ट्रकों को जो है ना वो किश्ती में बिठा के इधर से उधर लेके आ जाते थे। तो लोगों ने काफ़ी सफ़र किया। अभी पिछले दफ़ा मैं जब गया सितंबर में गिलगित बल्तिस्तान गया तो मैं स्पेशल वो टनल को देखने गया। हाँ, मुझे भी वो देखनी है, उन दिनों वो बन रही थी। 7 किलोमीटर की टनल है। हाँ। 2 टनल 3-3 किलोमीटर के है और एक टनल जो है ना 1 किलोमीटर का अच्छा है। तो वो देखने वाले बहुत खूबसूरत। वो अतावा लेक को पता, अतावा लेक में पता लोग क्या करते हैं सर्दियों में वो लेक में बर्फ जम जाती है, बिल्कुल बर्फ जम जाती, वो लोग वहाँ जाकर फुटबॉल खेलते हैं। आपको पता है अताबाद लेक की खास बात क्या थी? उसके पानी का कलर कितना खूबसूरत उसका कलर है। मैं देखते ही रह जाएंगे। माय गॉड, मतलब इतना हसीन कलर है ना उसका। बाद में तो मैंने कहा कि उस वो बोट वाले से कहा अब मैं ही चलाऊंगी, तुम मुझे ये बोट दे दो, मैं ही चलाऊंगी इसको, क्योंकि मुझे तो वैसी वहां जाके मतलब समझ में नहीं आता कि क्या क्या एडवेंचर करें ना हम लोग। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी जगहों की सरपरस्ती करे, टूरिज्म इंडस्ट्री बनाए, खुसूसन जब सी पे जब फुल फ्लैश को होगा। तो अभी से इसकी मंसूबबंदी नहीं की गई ना, फिर वो आपके बस में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। वो तो पूरा इलाका उनको साथ-साथ प्लान करना चाहिए। वहाँ की कीमती पत्थर एक्वामरीन है, टोरमेनिल है, रूबी है, जरकून है, टोपास है, अच्छा, और ऐसे मायदनात सोना है वहाँ पर। आप वहाँ यहाँ पर हर साल गिलगित बल्तिस्तान से तूसान में शो होता है 14 फरवरी को। अच्छा, 1 फरवरी से वो शो शुरू हो जाता है, जाके 14 फरवरी को ख़त्म हो जाता है अरिज़ोना में। अच्छा, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग अमूमन आते हैं, वहाँ से पत्थर लेके आते हैं, वो शो में शरीक होते हैं। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो तो ये कितना गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, वहाँ के लोगों को भी फायदा है। तो ये एक बहुत बड़ा सरमाया है। वो जो पहाड़ पे जाके अल्तित फोर्ट है, वो अल्तित फोर्ट, हाँ, अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट 2 थी ना वहाँ पे। अच्छा, अल्तित फोर्ट के रास्ते में जब मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने इत्तेफाक से देखा कि वहाँ पे एक साइन बोर्ड टाइप की चीज़ लगी हुई थी, जिसके ऊपर ना किसी खातून ने अपने बारे में लिखा हुआ था कि मेरी कशीदाकारी को इस तरह से। वो एक्चुअली क्या था, वो हमारे सदर पाकिस्तान का तमग़े हुस्न कारकर्दगी था जो उन खातून को मिला था। बिल्कुल, मैं उनसे मिली वो खातून से, तो कहने लगी कि ये जो है ना, इनको कशीदाकारी के ऊपर जो है सदारती तमगा मिला हुआ है, और वो वहीं बैठी हुई थी। मैंने कहा माय गॉड, मतलब मैंने कहा कैसी हमारे मुल्क की ऐसे लोग, इतने हुनरमंद, इतने ज़बरदस्त, अपनी फील्ड के माहिर लोग उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ देखो ना, एजुकेशन रेशो हुंजा में 95 अबो है, गिजर में 80 अबो है, अस्तोर में तकरीबन 90 है। और मैं इसमें खुसूसन इसकी आगा खान फाउंडेशन की बहुत कंट्रीब्यूशन मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत जगह पे आगा खान फाउंडेशन ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया है और कर रहे हैं, उन्होंने रोका नहीं है। और उसी वजह से एजुकेशन में हमारे लोग आगे आ गए हैं, अमेरिका तक आ गए, यूरोप में जा रहे हैं हमारे लोग। तो फिर आपको पता है कमाल की बात देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ख़वातीन को जो है वो ऐसे इलाकों में घरों में बंद रखा जाता है या वो किसी फील्ड में सामने नहीं आती। आपको पता है, मुझे बड़ी हैरत हुई सुनकर कि वहाँ पर एक होटल बना हुआ है जिसे 2 बहनें चलाती हैं, 2 ख़वातीन चलाती हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। मतलब वो होटल जो है उसकी मैनेजमेंट वो 2 बहनें चला रही हैं, उन दोनों बहनों का होटल है, वो खुद ही बनाती हैं, खाना सर्व करती हैं, सब कुछ करती हैं, और उसमें हर तरह के लोग आते हैं और खाते हैं। तो मतलब वहाँ की ख़वातीन को वहाँ के माहौल में इतनी सेफ्टी है। आप वहाँ की खातून की बात करें तो मैं एक खातून का हवाला देना मुनासिब समझता हूँ आपके फॉर्म से। आज से कोई 300-400 साल पहले की बात है, वहाँ गिलगित को एक खातून ने रूल किया है। अच्छा, उस खातून का नाम है दती जवारी के नाम से है। अच्छा, दती जवारी इतनी मजबूत हुक्मरान थी। गिलगित में इस वक्त 2 नहरें जो है ना, वो ज़री नहरें निकलती हैं, उसके दौर में निकाली गई हैं दती जवारी की। अच्छा, एक छोटी दलिया कहते हैं, एक बड़ी दलिया। अच्छा, और उसके अलावा अभी तक कोई दूसरी नहर गिलगित की ज़रिए के लिए नहीं निकाली गई है। अच्छा, वो खातून, उससे अंदाज़ा रखें कि गिलगित के लोग शुरू से ख़वातीन बहुत अहमियत देते रहे, और
उनका लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप अंदाजा करें 3-4 साल पहले दादी जवारी ने हुकूमत की उस इलाके में, मुसलमान हुकूमत। क्या बात है। और कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता है। हाँ। तो उसने वो 2 नहरें, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो तख्ते में बैठ गई चलो, नहीं, उन्होंने काम किया। हाँ। लोगों को जो है ना मोबिलाइज किया। 2 नहरें उस वक्त निकालना कोई बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। हाँ। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की नहीं, 6-7 किलोमीटर की जो नहरें कारगा नाला से निकाली हैं। और वो 2 नहरें जो इस वक्त गिलगित के जरिए को मिल पाती हैं। अच्छा, वैसे वहाँ से दरिया सिंध भी तो निकलता है ना? दरिया सिंध निकलता है, वहाँ से बहुत सारे दरिया निकलते हैं। अच्छा। दरिया सिंध आगे से रुस होते हुए पड़ी आता है, फिर यहाँ से दरिया गिलगित इधर पड़ी के मकाम पे आके मिलते हैं। फिर वो आगे जाके दरिया अस्तोर से उनसे आके मिलता है। फिर वो जो है ना वो बोंजी के एरिया से दरिया सिंध बहुत बड़ी शेप में आता है। फिर अब मज़े की बात जो है ना, दरिया सिंध में इस वक्त तुरबला डैम भी दरिया सिंध में बना हुआ है। हाँ। और इस वक्त देमर भाषा डैम बन रहा है। हाँ। उसमें दरिया सिंध के ऊपर छलास में बन रहा है। अच्छा, छलास तो मैंने छलास भी देखा था, बड़ा ही। वैसे एक बात बताइए, छलास के एरिया एकदम से इतनी ग्रीनरी के बाद एकदम मटियाला कैसे हो गया? वो छलास का वो एरिया जो है ना बिल्कुल मिट्टी जैसा कलर है। वो गर्म इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका छलास का है। हाँ। फिर वहाँ पर जो है जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ सलाजीत भी होती है। हाँ, सलाजीत है वहाँ पे। वो जोड़ों के दर्द के लिए लोग कहते हैं कि वहाँ पे सलाजीत लेने के लिए लोग मैं देमर बाशा डैम की बात कर रहा था। देमर बाशा डैम के आगे एक और डैम बन रहा है दरिया सिंध में, दासू डैम। हाँ। और देमर बाशा डैम से तकरीबन 4,500 किलोवाट बिजली जो है ना पैदा होगी। अच्छा। और दरिया सिंध इधर आप गिलगित की तरफ जाएंगे बोंजी के मकाम पर, वहाँ बोंजी डैम बन रहा है। अभी वो शुरू नहीं हुआ, लेकिन चांसेस से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वो उस बन जाएगा। वो 7,000 मेगावाट बिजली, 7,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वो सिर्फ बिजली पैदा नहीं करेगा, वहाँ एक रेगिस्तान है तकरीबन 9 किलोमीटर का। अच्छा। वो भी आबाद होगा और एक पूरी कंप्लीट सिटी कायम होगी। उसमें एक एयरपोर्ट भी बन जाएगा और वो ज़राअत भी हो जाएगी। वहाँ वो ज़मीन 2 फसली ज़मीन है गिलगित बाल्टिस्तान की। क्या बात है। तो एक पूरी सिटी होगी। तो उससे तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 डैम, खुसूसन अगर बोंजी डैम बन गया है ना, तो वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और वैसे मैं एक बात, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे मुल्क में तो बेचारे हर वक्त लोग कहते रहते हैं, हमारे मुल्क में तो बिजली सबसे बड़ा बिजली का बहरान हर वक्त रहता है। आप यकीन करेंगे, वो जान तोप का मैंने तस्करा किया, जिसने किताब लिखी थी हेवन इन अर्थ, उसने अपनी किताब में लिखा है, उस वक्त 59 पे गया, 77 में उसने किताब लिखी है, उसमें उसने मेंशन किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पानी इतना वाफिर है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो पूरे पाकिस्तान को बिजली यहाँ से फराहम कर सकती है। लेकिन वो कहता है कि मेरे समझ में नहीं आता इस पे अभी तक काम क्यों नहीं होता। हाँ, लेकिन ये तो हमारे मुल्क का मतलब यही अलविया है ना। ये तो देर आए दुरुस्त आए, अभी काम शुरू हो रहा है। हाँ। तो इंशाल्लाह और मैंने तो बल्कि रास्ते में देखा कैडेट कॉलेज भी बन रहा था वहाँ पे। सकरदू में कैडेट कॉलेज है। मैंने तो रास्ते में देखा ना, मैंने कहा कैडेट कॉलेज है। वहाँ की तालीम में बेसिक जो किरदार अदा किया है ना, पब्लिक स्कूल ने किया है। हाँ। पब्लिक स्कूल जो फौजियों के अंडर है। हाँ। फौज ने चलाया, वहाँ से हमारे बड़े लोग बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले, बहुत अच्छे नहीं। इस वक्त माशाल्लाह गिलगित बाल्टिस्तान के आबादी के लिहाज से यहाँ 4-5 डॉक्टर इधर यूनाइटेड स्टेट में हैं इस वक्त। क्या बात है, माशाल्लाह। कुछ रेजिडेंसी कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो नहीं, माशाल्लाह, मैं यही कहती हूँ कि वहाँ पर मेले हो रहे हैं, वहाँ पे पोलो के मैचेस होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। और ख़ास जो कहते हैं ना कि VIPs आते हैं वहाँ पर आके जो है वो उन खेलों में शरीक होते हैं, वहाँ के मेलों में शरीक होते हैं और वहाँ की ज़िंदगी को इतना एंजॉय करते हैं। पोलो का मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पोलो का जिक्र किया, जिक्र छड़ा, तो पोलो गिलगित बाल्टिस्तान में वाहिद मैच जो हमारा नेशनल गेम है बगैर रेफरी के। अच्छा। और दुनिया का मोस्ट फ्री स्टाइल और डेंजरस गेम है। अच्छा। फ्री स्टाइल गेम है, डेंजरस गेम है, जो बगैर रेफरी के होता है। हाँ। और उसमें
बाज़ औक़ात कई अमवात भी होती हैं। हो खतरनाक है फिर तो। बहुत खतरनाक, उसके रूल बनाए खतरनाक नहीं होना उसको चाहिए। कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं, हाँ, कोई रूल जिंदगी मौत का खेल है। वो बहुत जिंदगी को मौत करते हैं और लोग उस पर जान देते हैं। हाँ नहीं, मैं तो आपको सच बात बताऊं कि नसीम साहब, दिल चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान की तो हमारे पास बातें ख़त्म हो नहीं सकती, और हमने सोचा है नाजरीन कि एक बार फिर हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर तरतीब देंगे जिसमें हम टूरिज़म के हवाले से यहाँ से किस तरह से हम गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं, और हम एक ट्रैवल एजेंट को भी साथ में बुलाएंगे जो कि नसीम साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान जाने वालों के लिए, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जाने वालों के लिए कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप सब लोग भी ज़रूर पाकिस्तान की उस खूबसूरती को अपनी नज़रों से देख सकेंगे। और यकीनन हम सब के दिल की दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और तरक्की के बहुत से मौक़े भी हैं। ख़ास तौर पर इस तरह के इलाकों को अगर आप तरक्की दें तो ख़ुद ब खुद पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। थैंक यू सो मच नसीम साहब, बातें बहुत थी आपसे करने के लिए और वक्त कम पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप ख़ास तौर पर आए हमारे पास। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके अपने पाकिस्तान और अपने गिलगित बल्तिस्तान का तज़किरा आपसे करूं। और मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूं और नाज़रीन को से अपील करता हूं, आप गिलगित बल्तिस्तान को एक दफ़ा ज़रूर देखें और उसके बाद आप बार बार देखेंगे और हमें कहेंगे भाई हमें फिर ले जाओ। तो इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की सैर ज़रूर करवाएंगे। और मैं आपको एक बात का ज़रूर इसमें इजाफा करूंगी कि अमेरिका में जो है वो मोहम्मद नसीम साहब, जो मोहम्मद नसीम गिलगिती कहलाते हैं, इन्होंने सोने वतन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई है और उसके हवाले से यहाँ ये बहुत से प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो आप लोग भी देखें कि अमेरिका में भी इन्होंने अपने वतन को जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इस वक्त मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि वक्त हमारा हो गया ख़त्म प्रोग्राम का, और बातें बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसी तरह की बातें लेकर एक बार फिर आपके साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।